हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू मिशन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में आप लोगों का फिर से स्वागत है अनदर एक चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है बेटा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, नाम ही काम बताता है, तो इसका मतलब कि नाम इस चैप्टर का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब को मैनेज करना है, किस चीज को? पैसे को, फंड को मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है कि भाई साहब पैसा कहां से आएगा, कहीं ज्यादा ना आ जाए, कहीं कम ना आए, जब भी जरूरत पड़े व्हेनेवर रिक्वायरमेंट हम लोग कहीं से भी पैसे को लेकर के आ जाए, है ना। उसके बाद पैसे को किस तरीके से शेयर होल्डर को बांटना है, कितना पैसा इंप्लॉइज को देना है, कब कितना पैसा रिटेन करना है फॉर फ्यूचर यूज, बात समझ में आ रहा है? ये सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो आ जाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। वन शॉट रिवीजन कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर ज्यादा लेंदी चला गया तो दो पार्ट में इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। आराम से पढ़ना है, पढ़ते रहना है। तो चलो, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा बोलता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, अगर आपका डेफिनेशन आ जाता है और इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, किस चीज से कंसर्न है? विथ ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट। तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब लेकर के आना, किस चीज को लेकर के आना? पैसे को, साथ साथ एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस, कहां से पैसा लाना है और कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। देख बेटा, सबसे बड़ा तुम्हारा जो डिसीजन होता है ना एक फाइनेंस मैनेजर का, कोई भी कंपनी में जब एक फाइनेंशियल मैनेजर काम करता है, तो देखो एक फाइनेंस मैनेजर को ना बहुत तरीके का डिसीजंस लेना पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। जो भी फाइनेंस मैनेजर है, अगर तुम किसी भी कंपनी का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनते हो, तो तुमको बहुत तरीके का डिसीजंस लेना पड़ता है, जिसमें तीन जो डिसीजंस होता है वो मेजर डिसीजंस होता है। जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा सर, क्या हम लोग बोरोड करेंगे, क्या हम लोग शेयर मार्केट से पैसा यानी कि एज ए इक्विटी ओनर्स फंड लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पे पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है, एज वी नो दैट, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। पहला फिक्स कैपिटल, फिक्स नेचर का, है ना, जैसे लैंड परचेज कर लिए, मशीनरी परचेज कर लिए। वर्किंग कैपिटल, जैसे आपको स्टॉक परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, राइट। तो कहां इन्वेस्ट करना है, कहीं गलत तरीके का हम लोग इन्वेस्टमेंट ना कर दे, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना कर दे। समझ में आ रहा है? एक गलत जगह पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा ब्लॉक कर गया ना, बात समझ में आया? तो ये दो तरीके का डिसीजन। और थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन, के एक शेयर होल्डर को कितना पैसा दे ताकि उसके वो एक अच्छा पॉजिटिविटी अवेयरनेस फैलाए हमारे कंपनी के बारे में मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा हमारा शेयर बिके, राइट। तो देखो, बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा और कहां पे यूज करना है, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बात को समझना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। मतलब क्या बोल रहा है, बात को समझना। यहां पे अगर कंपनी, मान लो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, कोई कंपनी है, राइट, और यहां पे राम नाम का इंसान है, वो शेयर होल्डर है, ठीक है। तो कंपनी का तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंपनी पढ़े हुए हो, 11th में भी है, 12th में मैंने आपको समझा रखा है कि सबसे पहले के पास जब कंपनी के पास पैसा आता है, जिसको बोला जाता है EBIT, है ना। जब इंसान पैसा, कोई भी कंपनी पैसा कमाया, तो उसको क्या बोला गया? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान के चलो इसके पास EBIT आ गया 1000 करोड़। अब बेटा जब ये पैसा बांटना स्टार्ट करेगा तो किसको देगा? अपना फिक्स लायबिलिटी को चुकाएगा, बात समझ रहा है? बैंक को, लोन को चुकाएगा, उसके बाद अपने इंप्लॉइज को पैसा देगा, रेंट देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, और भी बहुत सारे जितना भी टाइप्स ऑफ क्रेडिटर है वो सबको पैसा देगा, सप्लायर का उधार होगा उसको पैसा देगा, टैक्सेस भरेगा, इंटरेस्ट भरेगा। ये सब कुछ पैसे को देने के बाद आफ्टर दैट किसके पास पैसा पहुंचता है बेटा? तो शेयर होल्डर के पास। किसके पास पैसा पहुंचता है? शेयर होल्डर के पास। यानी कि शेयर होल्डर के पास पैसा कब पहुंचा? तो एट द एंड, सबसे लास्ट में, बात समझ आया? तो हम लोग ऐसे समझो कि जब राम के पास पैसा पहुंचना था, मान लो 2% पर शेयर पे बोनस, और इसके पास पहुंच गया 6% बोनस, यानी कि इसके पास 3 गुना पैसा पहुंचाना। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी 3 गुना ज्यादा मुनाफे में है। बात समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल, इतना काफी है लेकिन चलो एक और एग्जांपल। मान के चलो कि तुम्हारे पापा हैं, फादर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? तुमको पॉकेट मनी देते हैं। मान लो तुम उनके बेटे हो और तुमको वो पॉकेट मनी हर महीना 1000 देते हैं। क्लियर है? यस सर।
पापा को मान लो कंपनी, तुम अपने आप को मान लो शेयर होल्डर। पापा सबसे पहले पेमेंट मिलेगा, पापा पैसा कमाएंगे मंथ में तो क्या करेंगे बेटा, रेंट देंगे अगर भाड़े पे रह रहे हो तो, है ना, किराना वगैरह लाएंगे, ग्रोसरी का सामान, तुम्हारा फी भरेंगे, अपना पेट्रोल फुल कराएंगे, टैंक, मोबाइल रिचार्ज होगा, गैस आएगा। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली रहता है, तुम्हारे पास सबसे कब पहुंचेगा, जब बच जाएगा पैसा लास्ट में, बात समझ आ रहा है, उसके बाद सेविंग वगैरह होगा। अब बात को समझना, तुम्हारे पास हर महीने 1000 आ रहा है ना, लेकिन एक महीने तुमको पापा दे दिए बेटा 3000, इसका मतलब क्या है, पापा माले माल हो गए तुम्हारे। बात समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पापा तुम्हारा, तुमको 3 गुना पॉकेट मनी मिल गया ना, तो पापा के पास 3 गुना ज्यादा कमाई आ गया। तो बात समझ में आया, शेयर होल्डर के पास अगर प्रॉफिट आ रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, उसका धन बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के पास काफी ज्यादा पैसा। तो एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, राइट। चलो बस और कुछ नहीं लिखना है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। बस यही लिखना है कि मैक्सिमाइज करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, किस चीज को सर, तो शेयर होल्डर का वेल्थ को। किस चीज को, शेयर होल्डर का वेल्थ को। नेक्स्ट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है सर, रोल आओ देखते हैं। द इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। देखो कोई भी तुम डिसीजन लोगे ना, तो उससे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट होगा। जैसे तुमने ज्यादा कर्ज ले लिया, ज्यादा कर्ज लिया तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा जी। ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, खर्च है। इंटरेस्ट को क्या लिखते हो तुम अकाउंटिंग लैंग्वेज में, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर है वो, बात समझ रहा है। और एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट को कम कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा टैक्स कम लगता है। बात समझ, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया तो तुम्हारा टैक्स भी कम लगेगा, सिंपल सा बात है। तो भाई साहब जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो बहुत क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि एक छोटा सा गड़बड़ भी तुम्हारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हार्म पहुंचा सकता है, राइट। चलो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, क्या क्या लिखेंगे हम लोग पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं। चलो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय द बिजनेस, मतलब एक बिजनेस फाइनेंस का मैनेजमेंट क्यों करता है, रोल क्या है इसका। तो बेटा कितना ज्यादा और किस टाइप का फिक्स असेट्स हमको कंपनी में लेकर के आना है, यह डिटरमाइंड होता है फाइनेंस मैनेजर के द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके। बात समझ रहा है कि हमको मशीनरी परचेस करना है, 5 करोड़ रुपए हमको मशीनरी परचेस करना है, तो ये मेरा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, क्योंकि मशीनरी किस नेचर का, फिक्स्ड नेचर का, राइट। चलो उसके बाद क्वांटिटी ऑफ इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, जितना भी टाइप्स ऑफ बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल है, ये सब इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ये सबको तुम मैनेज करना सीखते हो, मैनेज करते हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के बाद ही ये काम होता है। अंदाज में तुम कुछ एंटिसिपेट करके नहीं कर सकते हो, राइट। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड, बेटा देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, ये हम लोग को अच्छे तरीके से पता है। मतलब सर, मतलब सिंपल सा बात कि अगर तुम मशीनरी परचेस किए है ना, तो वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, लेकिन तुमको मशीनरी में फ्यूल डालने के लिए पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा ना। बात है ना, तुम मशीन बेच करके उसमें फ्यूल तुमने, या जमीन बेच करके तो तुम रेंट नहीं दोगे, तुमको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। तो कितना पैसा तुमको चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और कितना पैसा तुमको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये डिटरमाइंड कब होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करके। तो ये इसका रोल है, राइट। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेट अपॉन इक्विटी एक्सेट्रा। देखो यहां पे बोलता है कि किसी भी मतलब कंपनी का जब तुम मार्केट कैप देखोगे, जैसे मान के चलो रिलायंस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 लाख करोड़ रुपए है, जस्ट सपोज 19 लाख करोड़ है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना रिलायंस ने उधार ले रखा है और कितना उसका मार्केट में फ्लोट कर रहा है और कितना उसका खुद का शेयर है, ये कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तब ना। ये तो ओवरऑल कैपिटल है ना कि 19 लाख करोड़ से रिलायंस धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसमें कितना ओनर्स फंड है, कितना बोरोड फंड है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग जब स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दिस इज अनदर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी आइटम है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो सब अफेक्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखना है। ये 5 पॉइंट आप लोग अपने गहन में बसा लो। चलो, रोल खत्म। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरीके से आपको, हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपका एग्जामिनेशन में रोल आ जाए या रोल आ जाए, बेनिफिट्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, प्रोसेस आ जाए, तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इस तरीके का एक एप्रोप्रिएट तरीके का चार्ट ड्रॉ करना है। आ रहा होगा बात समझ में? ये चार्ट से आपको जितना पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का नाम लिखना है, बात समझ में आया, और उसके बारे में फिर लिखना है। ये मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं। क्लासरूम का मेरा सारा बच्चे को पता है कि इंटर द क्लासरूम हम लोग किस तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। एक एक चैप्टर में कैसे 5-5 क्लास, 6-6 क्लास, 7-7 क्लास भी लग जाता है। कोई बड़ा चैप्टर रहता है तो 8-8 क्लास लग जाता है। कैसे लग जाता है? ये तो यार वन शॉट वीडियो में तो 12 क्लास में पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम लोग उसको 1 साल तक लेके चलते हैं। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना लगता है। कैसे लगता है सर? हम लोग इन डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं, बट यहां पे उतना टाइम है नहीं। यहां पे हम लोग को ऊपर ऊपर पढ़ना है, पर डिटेल में हम लोग को समझना है। बात समझ रहा है? तो आप लोग को ये पॉइंट्स याद रहना चाहिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से लिख सको। तो बेटा आपको सबसे पहले इस तरीके का चार्ट बनाना है, देन आफ्टर एक एक पॉइंट उठा उठा करके लिखना है फुल आउट ऑफ फुल नंबर पाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पढ़ना कि कितने टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं सर। तो देखो, एक जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, फाइनेंस मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली वो 3 टाइप का डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन तो बेटा बहुत तरीके का होता है, लेकिन यहां पे जो क्रूशियल डिसीजन माना गया, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो माना गया है, वो 3 टाइप्स का है। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। चलो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस बना ले। तो पहला हम पढ़ाएंगे आपको फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा नंबर में आपको पढ़ाएंगे डिविडेंड डिसीजन। क्यों सर? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ही होता है कि कहां से पैसे को लाना है। क्या हम लोगों को बैंक से लोन लेना है, क्या हम लोगों को डिबेंचर इशू करना है, क्या हम लोगों को शेयर इशू करना है, कहां से पैसा लाना है, कर्ज करके लाना है कि बोरोड ऑनर्स फंड लेकर के आना है। बात समझ रहा है? तो चलो शेयर बेच के लाना, कहां से लाना, तो वो बताएगा हमें फाइनेंसिंग डिसीजन। देन आफ्टर दूसरा नंबर है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब पैसा आ गया तो उसका अचार तो लगाएंगे नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से क्लियर है कि ऐसा डिसीजन जहां पे हम लोग सोचते हैं कि कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, वर्किंग कैपिटल में कितना, फिक्स कैपिटल में कितना। देन आफ्टर जब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां से जो आउटफ्लो ऑफ मनी आएगा तो हम लोग किस तरीके से पैसे को बांटेंगे। तो चलो सीक्वेंस हम बन गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है सर हमारा? फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विथ द क्वांटिटी, क्वांटम को क्वांटिटी बोल सकते हो, क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम, कहां से? वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स कौन कौन सा है? तो डेट है, इक्विटी है, और भी डिवेंचर्स है, बहुत तरीके का चीज है, लॉन्ग टर्म सोर्स है, राइट। तो हम लोग कर्ज भी ले सकते हैं, अपना शेयर को भी बेच सकते हैं। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्स। तो बेटा आपको पता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, यानी कि बिजनेस में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या है। तो बोरोड फंड, ओनर्स फंड। बोरोड फंड के अंदर ट्रेड क्रेडिट ले लो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, लोन फ्रॉम डिवेंचर ले लो, बहुत तरीके का तुम डेट के थ्रू पैसा ले सकते हो। और ऑनर्स फंड के अंदर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन कर लो पैसा, डिपॉजिटरी कर दो। बात समझ रहा है? चलो, द मेन सोर्सेस ऑफ फंड फ्रॉम द फर्म आर शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। देखो तुम कुछ भी पढ़ लो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस 2 ही है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। और ओनर्स फंड को समझने का और बोरोड फंड को समझने का बड़ा आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं। जिस फंड में लाइबिलिटी आ गया कि आज 5 दिन बाद, 50 साल बाद, 5 साल बाद तुमको चुकाना है, वो ओनर्स फंड कभी नहीं हो सकता। वो कौन सा फंड होगा? बोरोड फंड। क्या बोला मैंने सर? जिस फंड में लाइबिलिटी आ गया वो ओनर्स फंड नहीं होगा। वो कौन सा फंड होगा? बोरोड फंड। लाइबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि हमको चुकाना है आज, कल, 10, 20, 50 साल के बाद। लेकिन ओनर्स फंड में वो रिमेन्स कंपनी के साथ ही रहता है, वो उस पे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि कंपनी को चुकाना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। जब तुम पैसे को रेज करना चाहते हो तो कौन कौन सा चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है,
ये आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, यानी कि जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला रिस्क, तो आप क्या चाहते हो कि पैसा कहां से लाएं? रिस्क ज्यादा जिसमें हो कि रिस्क जिसमें कम हो? तो बेटा रिस्क किसमें ज्यादा? बोरोड फंड में। उधार लोगे रिस्क ज्यादा है, पार्टनर बना लो लॉस होगा उसको भी होगा। बात समझ में आया? शेयर बेच दो, शेयर से पैसा लेकर के आओ, ओनर्स फंड पैसा लेकर के आओ, नहीं कमाई होगा तो तुमको अपने शेयर होल्डर को नहीं देना है, तुम सरेंडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार क्रेडिटर से पैसा ले लिए, यानी कि बैंक से लोन ले लिए, डिबेंचर इशू कर दिए, तो वो बेटा कौन सा लायबिलिटी हो जाता है? आपका फिक्स लायबिलिटी हो जाता है। इट मींस कि रिस्क किसमें ज्यादा? तो बोरोड फंड में ज्यादा। किसमें कम? तो हमारा ओनर्स फंड में कम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट का मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, ये दोनों एक है। फ्लोटेशन कॉस्ट और कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब सिंपल सा एक लाइन में मैंने आपको पढ़ाया है, कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ इशू। आप लोन लेने जाते हो, क्या आपको एक भी रुपया नहीं लगता है क्या? प्रोसेसिंग फी के नाम पे कुछ तो लगता होगा, 10 20 50 हजार या 2-3%, उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इशू। क्या आप शेयर इशू करते हो, क्या आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होता है क्या? क्या प्रोस्पेक्टस में खर्च नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो वही होता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देख लो किसमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। कॉस्ट जिसमें ज्यादा लग रहा है उसमें नहीं लेना है, कॉस्ट जिसमें कम लग रहा है वही पैसा लेना है। बात क्लियर? तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तीसरा, चौथा क्या बोल रहा है बेटा? स्टेटस ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो क्या स्टेटस है कैपिटल मार्केट का। मतलब सर कैपिटल मार्केट का क्या स्टेटस है? क्या शेयर बाजार को एक झलक शेयर बाजार पे देखो, एक झलक बैंक पे देखो। अगर शेयर बाजार पूरा डाउनफॉल में जा रहा है तो तुमको वहां से पैसा नहीं मिलेगा, आईपीओ एफपीओ करने का कोई फायदा नहीं है। अगर रेपो रेट बढ़ा हुआ है, तुम्हारे आरबीआई की तरफ भी एक नजर उठा करके देखो, तो फिर क्या ही फायदा यार वहां से पैसा लेने का। रेपो रेट बढ़ा हुआ तो कर्ज महंगा हो गया ना, बात समझ आया? तो तुमको स्टेटस ऑफ कैपिटल मार्केट भी देखना पड़ेगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम अपना देखो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब पहले से जो इंसान 50,000 कमा रहा है वो बेटा 20,000 में घर चला रहा है, 10,000 रुपया खा जा रहा है, 10,000 रुपया उसका और भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जा रहा है, और ईएमआई आईफोन ले लिया है बेटा उसका पबजी खेलने के लिए, है ना? तो 10,000 रुपया उधर ईएमआई चल जा रहा है, बाइक का ईएमआई जा रहा है, तो पहले से तो उसका 50,000 रुपया आ रहा है, 50,000 खत्म हो जा रहा है, तो वापस से वो लोन लेने के कगार पे है क्या वो इंसान? नहीं सर, और लोन वो नहीं लेता है क्योंकि उसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 50,000 है और उसका इनकम जो है वो भी 50,000 है। इसका मतलब उधार लेना जेल जाना बात बराबर, राइट? तो उसी तरीके से बेटा आपको कंपनी को भी देखना होगा कि कंपनी अगर मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है पहले से, तो हमको उधार कभी नहीं लेना है। कहां जाना है? ओनर्स फंड की तरफ। तो कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्या बोलता है? कंट्रोल कंसीडरेशन। देखो अगर तुम चाहते हो कि मेरा कंट्रोल सिस्टम मेरे हाथ में रहे, किसी को भी हम कंट्रोल करने नहीं देंगे, तो तुम बैंक से फिर लोन लो। बात समझ आया? फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? बैंक से लोन लेना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि बैंक वाला तुमको 10 20 50 हजार करोड़ देने के बाद भी कभी तुम्हारे पास नहीं आता है कि उस पैसे को तुम क्या किए, तुम उस पैसे को फाड़ के फेंक दो। ऐसे तो लीगली में मना है पैसे को फाड़ के फेंकना, है ना वो, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, अगर लॉ अगर के तहत तुमको सजा भी हो सकता है। लेकिन वो पैसे को तुम क्या कर रहे हो वो तुमसे बैंक पूछने नहीं आएगा। तो कंट्रोल पूरा का पूरा क्या है? तुम्हारे हाथ में। लेकिन अगर तुम ओनर्स फंड लेकर के आए तो तुम्हारा शेयर होल्डर बढ़ाना, और शेयर होल्डर बढ़ेगा तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा, वो भी तुम्हारे हाथ से धीरे धीरे करके निकलेगा। पार्टनर बढ़ा लिए तो पहले 5 पार्टनर थे, अब और 15 पार्टनर बना लिए, तो 20 तरीके का दिमाग तुमको मिलने लगा ना, तो डाइल्यूट सिस्टम और भी कंट्रोल सिस्टम डाइल्यूट हो गया, राइट? उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन ऑफ बिजनेस। देख बेटा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ये लास्ट फैक्टर है, ध्यान से समझना, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैश का बहुत जरूरी होता है। कैश रहेगा तभी तुम ऐश कर पाओगे, यानी कि लिक्विडिटी का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, राइट? लिक्विडिटी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, राइट? कोई भी बिजनेस में लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी होता है। तो तुमको सबसे पहले वैसे जगह से पैसा लाना है कि जो तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट ना करे। जैसे मान के चलो तुम अगर बैंक से लोन लिए, तुमको पर मंथ या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? मान लो पर मंथ तुमको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो तो तुम्हारा बेटा फिक्स लायबिलिटी हो गया। तुम मर जाओ फिर भी उसको बैंक को अपना पैसा चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मर जाओ फिर भी बैंक को उसका पैसा चाहिए, है ना? तो उस सिनेरियो में तुमको रेगुलर कैश नहीं आएगा तो तुम बैंक को इंटरेस्ट कहां से दोगे?
बात समझ में आया? तो तुम देख रहे हो कि नहीं मेरा सीजनेबल बिजनेस है, 3 ही महीना मेरे पास कैश ही रहता है और बाकी का 9 महीना मेरे पास कैश रहता नहीं है ना? उलेन का तुम्हारा बिजनेस है, 3 ही महीना कैश ही आता है, 3 ही महीना सेल ही होता है, बाकी का 9 महीना बैठना पड़ता है। तो तुम लोन लेना भूल जाओ, तुम क्या लो इक्विटी शेयर यानी कि ओनर्स फंड। तो कहीं से कोई दिक्कत फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में मेरे हिसाब से बेटा आपको नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन जो हमारा था एज पर आवर कन्वेनियंस ऑन सीक्वेंस, ये खत्म हो गया। दूसरा नंबर है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आओ हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ते हैं। पैसा आ गया, तुमने बहुत सारा फैक्टर को देखा, पैसा आ गया, अब किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आओ सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है इट इज ए कंसर्न विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म फंड इन डिफरेंट असेट्स। बहुत तरीके का असेट, फिक्स असेट्स हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो 2-3 नाम है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फिक्स्ड असेट्स और तुम्हारा क्या हो सकता है यहां पे लॉन्ग टर्म, राइट? तो जब भी हम बोले तुमको लॉन्ग टर्म, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और फिक्स्ड एसेट्स, ये तीनों का मतलब एक ही चीज होता है, याद रखना। अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैश, इन्वेंट्री एंड डेटर इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बात समझ में आया? तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब भी हम बोले तो लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोले तो शॉर्ट टर्म। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान को जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मशीनरी परचेज करना है, लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है और भी बहुत सारा कुछ, तो ये सब क्या हो गया फिक्स नेचर का हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया। लेकिन तुमको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इंप्लॉय को सैलरी एंड वेजेस देना है, स्टॉक परचेज करना है, रॉ मटेरियल, तो शॉर्ट टर्म हुआ ना। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ वर्किंग, यानी कि बहुत सिंपल सा समझेंगे, वर्क करने के लिए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इसको तुम बोल सकते हो। चलो फैक्टर क्या क्या है बेटा इसका अफेक्ट करता है जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, आओ देखते हैं हम लोग। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल सा बात कि तुम देखो ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तुमको, ये चीज हम तुमको पढ़ा रहे हैं कि तुमको उसी तरीके से इन्वेस्ट करना है। जब तुम्हारे पास पैसा आ गया, मान लो 5,000 करोड़ आ गया तुम्हारे पास, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, क्या क्या फैक्टर होगा? तो सबसे पहले फैक्टर, वो जो 5,000 करोड़ वाला जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, उससे कैश आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले ये देखो, तुम बेटा 5,000 करोड़ रुपया तो तुम्हारे पास आ गया, ठीक, तुम उस 5,000 करोड़ का जमीन परचेज कर लिए, क्या खराब डिसीजन था क्या तुम्हारा? तुम्हारे हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि भाई सर हम 5,000 करोड़ का इस साल जमीन परचेज किए और हो सकता है 2 साल के बाद ये 7,000 करोड़ का हो जाएगा, 8,000 करोड़ का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डिसीजन काफी बढ़िया था तुम्हारे इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, क्योंकि ये तुमको कैश फ्लो देगा क्या? जमीन में घास होगा बेटा, कैश नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बोला, कैश फ्लो पोजीशन होना चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट का। तो लोन लेके जमीन मत खरीदो, लोन लेकर के ऐसा जगह इन्वेस्ट करो जहां पे तुमको रेगुलर कैश फ्लो आए, ताकि उस कैश फ्लो से तुम जाकर के अपना लोन का ईएमआई चुका सको, राइट? उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, देखो कि तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सबसे बड़ा क्या होता है ना कि इंसान अपना आरओआई भूल जाता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना भूल जाता है। भाई साहब वहां पे तुमको हमेशा याद रखना, एक टर्म आता है आईसीआर, अभी आएगा आगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसको बोला जाता है। ये हमेशा तुम्हारा बैंक इंटरेस्ट अगर तुम दे रहे हो 10,000 रुपया, तो तुमको हमेशा कमाना होगा 10,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 से भी ज्यादा, यानी कि 30,000 कम से कम। अगर तुमको 10 से 10 से काटोगे तो 1 बचा, 10 से 10 20 से काटोगे 2 बचा, 10 से 30 को काटोगे 3 बचा। तो हमेशा कितना टाइम में कटना चाहिए? 3 टाइम में कटना चाहिए। यानी कि जब तुम 10,000 कमा रहे हो, तुमको मान के चलो 1 लाख रुपया कर्ज दिए, 10,000 रुपया तुमको हर महीना इंटरेस्ट देना है ना, 10%, और तुम कमा भी रहे हो 10,000, तो 10,000 तुम कमाओगे, 10,000 हम ही को दे दोगे, तो तुमको बचा क्या यार? बात समझ? तो तुमको कमाना होगा कम से कम 3 गुना, जितना तुम दे रहे हो मुझे 10,000, उसका 3 गुना यानी कि 30,000 तुमको कमाना होगा। यही बोलता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट? तो रेट ऑफ रिटर्न भी तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब कि तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हमारे इंडिया में उसका मैकेनिक अवेलेबल है, क्या हमारा लेबर अवेलेबल है, क्या हम आराम से टेक्नीशियन मिल जा रहा है, क्या यहाँ पे कन्वीनियंस होगा हमें, ये हर चीज देखना है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी जापान में बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन इंडिया के लिए बेटर नहीं है, तुमने बेटा इंपोर्ट करवा करके तुम फंस गए। बात समझ? तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में बहुत तरीके का फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, याद रखना। तो कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ डिसीजन चलो आ जाते हैं हम लोग, डिविडेंड डिसीजन। पैसा आ गया,
पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिए। बेटा जब इन्वेस्ट कर दिए तो पैसे को बांटना भी पड़ेगा ना, तो चलो आ जाओ। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है? इट डिटरमाइंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, कितना सारा प्रॉफिट को बांट देना है डिविडेंड के तहत, एंड हाउ मच टू बी रिटेन फॉर द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और कितना पैसा बचा करके रखना है। तुम कमाए 5,000 करोड़ और तुम पूरा का पूरा बेटा डिवाइड कर दिए, डिविडेंड कर दिए, सब तुम्हारा खुश हो गया शेयर होल्डर, लेकिन तुम ही ना दुख हो गए। क्यों? क्योंकि अगले साल हो सकता है कि तुमको कहीं से पैसा नहीं जरूरत, अर्जेंट जरूरत हो जाए, कुछ ऐसा तुम्हारा प्लान आ जाए कि तुमको 1-2 हजार करोड़ की जरूरत हो जाए। तो हमेशा पैसा कितना परसेंटेज बचा के रखना है और कितना परसेंटेज तुमको बांटना है, यानी कि कितना तुमको रिटेन करना है और कितना तुमको डिवाइड करना है। ये हमको सिखाएगा डिविडेंड डिसीजन। तो आ जाओ, क्या क्या फैक्टर्स है बेटा इसका, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये दोनों को चलो हम लोग एक साथ समझते हैं। डिविडेंड डिसीजन का मतलब सिंपल सा बात कि पैसे को बांटना है। तो किस तरीके से पैसे को बांटना है? अगर तुम्हारे पास पैसा आया तो अमाउंट ऑफ अर्निंग पे डिपेंड करता है तुम्हारा डिविडेंड, एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग पे डिपेंड करता है तुम्हारा डिविडेंड। मतलब ये आज मतलब इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग है आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाता है तो आप लोग भी थोड़ा बोरियत फील करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये आज का लास्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या बोल रहा है। अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये दो चीज पे डिपेंड है बेटा डिविडेंड। मतलब कोई भी कंपनी जब पैसा कमा लेता है ना, तो वो उस पैसे के अकॉर्डिंग डिविडेंड तुम बांटे तो तुम फंस गए। बात को समझना। आ जाओ वापस से बाप बेटा का एग्जांपल लेके चले, फादर एंड सन। बात को समझना। पिताजी कुछ बिजनेस करते थे, कर रहे हैं मान लो, और अभी भी है, करते थे नहीं कर रहे हैं, और इनका शेयर बाजार से भी पैसा आता था, यानी कि शेयर वगैरह, शेयर मार्केट में से भी पैसा कमाते थे, और भी 1-2 तरह का बिजनेस था, है ना। तो पापा को एक दिन हो गया, बिजनेसमैन है भाई, तो पहला महीना हो गया तो, और बेटा हो गया 18 साल का, 18 ईयर ओल्ड, है ना। तो बेटा ने बोला कि सर पापा मुझे अब पॉकेट मनी चाहिए। तो पापा ने क्या किया कि, और उसी टाइम से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन पापा ने क्या किया कि चलो इस महीने मुझे बेटे को, बेचारा बेटा पहली बार मुंह खोल के बोला है कि मुझे क्या चाहिए, पॉकेट मनी। तो पापा को इस महीने 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था। तो पापा ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग अपने बेटे को बोला कि बेटा 10 लाख हम कमाए हैं, तुमको हर महीना हम 10,000 रुपया देंगे पॉकेट मनी। तो बेटा क्या हो गया, फिक्स कर लिया कि चलो अब हमको हर महीने कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। लेकिन हो सकता है अगले महीने पापा को बिजनेस है ना, लॉस हो जाए, तो क्या पापा दे पाएंगे 10,000? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है, पापा का यहां पे डिविडेंड डिसीजन रॉन्ग था ना। क्या करना चाहिए था पापा को? पापा को एक एवरेज निकालना चाहिए था कि हम हर महीने कितना पैसा कमा रहे हैं। बात समझ आ रहा है? उसके अकॉर्डिंग हम अपने बेटे को डिवाइड करके पैसे को बताएंगे। तो हम मान के चलो हर महीने कमा रहे हैं, अब पहला दिन का महीना कमा लिए 10 लाख रुपया, और दूसरा महीना हमको 2 लाख रुपया लॉस हो गया। हम उल्टा बेटा को ही बोल दिए कि यार नहीं, इस महीना में आपको पैसा नहीं दे पाएंगे पॉकेट मनी, तो बेटा नाराज हो जाएगा ना। उसी तरीके से कंपनी को भी करना चाहिए कि बस अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए सर, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी देखना चाहिए कि हम 10 लाख कमा रहे हैं और कमाते रह रहे हैं, दोनों में फर्क होता है। बात हमारा, एक कमाना और एक कमाते रहना, दोनों में फर्क होता है। तो एक कंपनी को भी इसी तरीके से अपना डिविडेंड डिसीजन अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहिए, साफ सुथरा लैंग्वेज में, कि कंपनी का एवरेज जो कमाई है वो इतना है और हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। तो आपने क्या किया, फिक्स कर दिया भाई साहब 3%। आप देने का 10% भी दे सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, फिक्स कर लिया अपने आप में कि 3% हम डिविडेंड देंगे। तो शेयर होल्डर भी खुश है ना कि चलो यार ये 3% हमको देगा। बात समझ? तो एक अमाउंट ऑफ अर्निंग पे डिपेंड करता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग के कितना कंपनी कमा रहा है और कितना कमाते रह रहा है। तीसरा क्या बोलता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो होता क्या है ना बेसिकली कि शेयर बाजार में मान के चलो किसी कंपनी का शेयर है, वो सारा शेयर बाजार, जैसे 2020 में कोरोना आया था, है ना, उस टाइम शेयर बाजार बहुत तेजी से गिरा था, और भी जब जब एपिडेमिक आता है, वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है, बहुत तेजी से गिरता है। लेकिन तुमने क्या किया पता है कि जब शेयर जब तुम्हारा उठ रहा है, बहुत तेजी से उठ रहा है, तो सब कोई का उठ रहा है, तो तुम क्या किए कि उस टाइम भी तुम बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटे। तुमने क्या किया, 2% से बहुत ज्यादा 3% डिविडेंड बांटा, और सारी कंपनियां 10%, 8% बांटा, है ना, लेकिन तुम 3% बांटे तो पॉजिटिव में था, प्लस में था, माइनस में नहीं था। ठीक है,
अब जब तुम्हारा मार्केट गिर रहा है तो सब क्या कर रहा है, सबका शेयर 8% माइनस में जा रहा है, 7% माइनस में जा रहा है, 6% माइनस में जा रहा है। उस टाइम भी तुम क्या किए, 1% या 2% प्लस में ही अपना शेयर डिविडेंड बांटे। उससे क्या हुआ पता है, शेयर बाजार में तुम्हारे प्रति एक पॉजिटिविटी अवेयरनेस हुआ कि सारे कंपनी का शेयर गिरा था लेकिन वो कंपनी तब भी डिविडेंड बांटा था। बात समझ में आया? तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि एक बांटना प्रॉफिट होने पे और लॉस होने पे काट लेना, लेकिन प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों में बांटना, दोनों में फर्क होता है। चलो चौथा क्या बोलता है बेटा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्या तुम्हारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, किस तरीके का तुम्हारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है? क्या तुमको अपने कंपनी को बहुत आगे लेकर के जाना है? तो हाँ सर, मेरा आगे का प्लान ये है, ये कंपनी का और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है, 4 कंट्री में और बिजनेस फैलाना है, सप्लाई करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उस सिनेरियो में तुमको डिविडेंड बांटना है कम और रिटेन करना है ज्यादा। लेकिन तुम्हारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उस तरह का नहीं है तो तुमको आराम से डिविडेंड बांटो, दोनों हाथ से पैसे को उड़ाओ। चलो, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिस बैंक से तुमने लोन ले रखा है ना, जैसे मान के चलो कि तुम एसबीआई से 5,000 करोड़ का लोन ले रखे हो और तुमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो तुम सारा डिविडेंड को बांटते चले जा रहे हो, तो एसबीआई तुमको रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि नहीं, जब आप मेरे से लोन ले रखे हो तो आपको रिटेन करके पैसा रखना है, ज्यादा बांटना नहीं है, क्योंकि जब इस बिजनेस का रिसेशन पीरियड आएगा तो उस टाइम आप फिर क्या करोगे, कैसे मुझे दोगे? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे बोला गया जब बहुत बल्क अमाउंट में आप किसी बैंक से उधार ले लेते हो, यानी कि लोन ले लेते हो, तो वो आप पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट जिसको बोला गया, कि आपको ज्यादा डिविडेंड वो बांटने नहीं देगा। लॉ का ये ऑर्डर होता है। उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। किस तरीके का कैपिटल मार्केट में अभी तुम्हारा पोजीशन चल रहा है? अगर तुम्हारा बहुत अच्छा पोजीशन पे है तब तुम यार कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो और डिविडेंड सही से बांट सकते हो, लेकिन कैपिटल मार्केट में अवेयरनेस ही खराब चल रहा है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन किस टाइप का है तुम्हारा, वैसा ही डिविडेंड तुमको बांटना है। मतलब कि भाई साहब, अगर तुमको रेगुलर कैश आ रहा है, रेगुलर कैश आ रहा है तो तुम डिविडेंड बांटो, नहीं आ रहा है तो तुमको क्या करना है, पैसे को बचा करके रखना है। यानी कि याद रखना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट कभी ये नहीं बोलता है कि आप अपना लिक्विडिटी को खत्म करके डिविडेंड बांटो, कभी ऐसा नहीं बोला जाता है। कंपनीज एक्ट कभी ये नहीं बोलती है कि आप अपना डिविडेंड को मतलब बांटो अपना लिक्विडिटी को शॉर्ट करके, कभी ऐसा नहीं बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि कैश फ्लो पोजीशन हो रहा है तो ही बांटना, नहीं हो रहा है तो नहीं बांटना है। शेयर होल्डर प्रीफरेंस। क्या आपके पास वेल्दी शेयर होल्डर है, क्या आपके पास यंग शेयर होल्डर है? मैटर वो करता है। तो भाई साहब, यंग शेयर होल्डर है तो डिविडेंड थोड़ा सा आप रिटेन भी कर सकते हो, लेकिन जो वेल्दी शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर, ओल्ड शेयर होल्डर है, तो वो आपका एक तरह से पॉजिटिव अवेयरनेस भी फैलाएंगे, तो आपको उस रिस्पेक्टिवली आपको ज्यादा से डिविडेंड बांटना होगा। टैक्सेशन पॉलिसी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर ज्यादा है तो कम आपको डिविडेंड बांटना है, कम है तो ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हो, ज्यादा बांटोगे तो फिर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल सा बात। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अभी किस तरीके का स्टॉक मार्केट चल रहा है, अगर सब कोई डिविडेंड ज्यादा बांट रहा है, तुम कम बांटोगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको देखते हुए काम करना है। और लीगल कंस्ट्रेंट। भाई साहब, यहां पे बोला गया, अभी जस्ट मैंने इसको बता रखा हूं कि आपको अगर लिक्विडिटी की कमी है तो कृपया करके आप डिविडेंड ना बांटे। ये हमारा कंपनीज एक्ट यानी कि लीगल कंस्ट्रेंट है। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, क्या है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से लाना है। सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां कहां इन्वेस्ट करना है। एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, कहां कहां पैसे को बांटना है, किस तरीके से बांटना है। और ये सब का फैक्टर उतना ही जरूरी है जितना कि ये टॉपिक जरूरी है और जितना कि आप लोग जरूरी हो। तो चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडीइंग, गुड नाइट।